आप सभी विद्यार्थियों का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आशा करते हैं पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी और समय का सदुपयोग करते होंगे, नियमित खेलते भी होंगे, लेकिन सावधानी के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क लगाते हुए। तो अपन जो बायोलॉजी के जो टॉपिक थे, 2 टॉपिक ख़त्म किए। पहला पाठ भोजन से संबंधित था और दूसरा पाठ जो था वो हमारे विभिन्न मानव तंत्रों से संबंधित था। दोनों पाठ हमने समाप्त किए और आपने कॉपी में काम कर लिया होगा और आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। बस रिवीजन लगातार करते रहना चाहिए ताकि भूलें नहीं। और आज अपन एक नया जो है वो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। यह जो टॉपिक है वो रसायनों से संबंधित है और वैसे अपन रसायनों से परिचित हैं। कक्षा 8 से 6 से ऐसे छोटे छोटे पाठ पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। और आज अपन जो पाठ शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे दैनिक जीवन में रसायन। अपन जो है अपने घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होते हैं जो रसायनों के रूप में काम में लेते हैं, जैसे नमक है, नींबू का सत है, इस प्रकार इमली है, दही है। उसके अलावा जो है क्षार के रूप में भी काम में लेते हैं, जैसे साबुन है, सर्फ है, शैम्पू है और उसी प्रकार अन्य जो क्षार होते हैं वो अपन काम में लेते हैं। तो इस प्रकार जो है उसके अलावा कुछ लवण भी काम में लेते हैं, जैसे नमक है, NaCl है, और जैसे अपने पकौड़ों वगैरह डालते हैं, मीठा सोडा बोलते हैं उसको, वो है NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसके अलावा जो कपड़े धोने का कास्टिक सोडा होता है Na2CO3, वो भी इस प्रकार अपन काम में लेते हैं। तो ये जो अपन चीज़ें जो काम में ले रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं ये अम्ल, क्षार और लवण की श्रेणी में आती है। अपन इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार। वैसे अपन शुरुआत में पढ़े हैं, तो अपन जैसे कह सकते हैं कि अम्ल क्या है। अपन इस पाठ में पढ़ेंगे कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। उसके अलावा कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो अम्ल कहलाते हैं। विभिन्न अवधारणा है, आर्यनियस अवधारणा है, ब्रोंस्टेड लॉरी अवधारणा है, तो इस प्रकार जो है लुईस अवधारणा है। तो इस प्रकार अम्लों की और क्षारों के बारे में वैज्ञानिक के विभिन्न क्या है मत है। फिर उसके बाद में अपन जो है पढ़ेंगे कि अभिक्रियाएं, मतलब किस प्रकार जो है वो पदार्थ कैसे बनते हैं, क्या काम आते हैं, साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है। ये सभी बातें जो अपन इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। और अच्छा पाठ है, केमिस्ट्री से संबंधित है, तो अपन एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री से संबंधित। पाठ का नाम जो है वो अपने दैनिक जीवन में रसायन है। पाठ संख्या है 5। तो जो आज का जो अपने सेशन में जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि अम्ल को क्या गुण हैं, क्षारों के क्या गुण हैं, उदाहरण भी पढ़ेंगे हम उसमें। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो है अम्ल क्या है। अम्ल को जो अपन बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, और जो एसिड शब्द बना है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है एसिडस। एसिडस का मतलब होता है खट्टा। तो इस प्रकार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जो स्वाद होता है वो खट्टा स्वाद होता है। तो अपन उसके जो यदि नॉर्मल गुणों के बारे में बात करें तो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं। उसके अलावा अम्ल जो होते हैं वो अपने नीला लिटमस होता है। इस प्रकार का ब्लू कलर का कागज आता है, लिटमस पत्र आता है। जो नीला लिटमस है, यदि नीले लिटमस को अपन इमली में वगैरह में डुबो देते हैं तो वो जो है वो लाल कलर का हो जाता है। तो अपन दूसरा जिसका जो गुण रखेंगे कि अपन कहेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे, और नीले लिटमस को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अब जिसके उसके उदाहरण है अपन दैनिक जीवन में पढ़ते ही हैं, जैसे इमली है। इमली में जो है वो टार्टरिक अम्ल होता है। नींबू, संतरा, नारंगी, इस प्रकार जो खट्टे फल हैं उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। और जो दही है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार ये अपने दैनिक जीवन में काम आने वाला है। तो अपन कह सकते हैं कि ये अम्ल की श्रेणी में शामिल है। फिर बात करते हैं क्षार की। जो क्षार हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं, और जो लिटमस पत्र लाल होता है उसको वो नीले कलर का कर देते हैं। तो अपन इसके गुण रख सकते हैं कि जो क्षार है स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे, और लाल लिटमस को, लाल लिटमस
को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। अब जो क्षारों के उदाहरण है वो क्षार जो है वो KOH है, NaOH है। अपन आर्यन परिकल्पना में उसके उदाहरण पढ़ेंगे। NaOH है, KOH है, इस प्रकार जो NH4OH है। तो ये जो क्षार हैं ये क्षार इस श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं और अम्लों की जो श्रेणी में अम्लों के जो उदाहरण है वो आपके उदाहरण हो जाएंगे। इसका उदाहरण हो जाएगा HCl, उदाहरण हो जाएगा सबसे अपने जो पेट में निकलता है वो HCl है, H2SO4 है और KCl है। ये उदाहरण जो है वो अपने किसके उदाहरण है, ये उदाहरण है अम्लों के। अब जो क्षारों के उदाहरण है, क्षारों के उदाहरण में आ जाएंगे अपने KOH है, KOH का नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद में NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है, NH4Cl है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी जो उदाहरण हैं ये सभी उदाहरण अपने को मिल जाएंगे क्षार के। फिर हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। वैसे अपन इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं, अगले टॉपिक में आएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को क्षार जो है नीला कर देते हैं, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। फिर अपन और भी इसमें आगे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलीन में हाइड्रोजन प्रदान करते हैं और जो क्षार होते हैं वो जलीय विलीन में OH आयन प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ होती है। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया देखो, यदि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाएगा, अभिक्रिया करवाई जाएगी, तो अम्ल और क्षार के अभिक्रिया करने के दौरान वे अपने अपने गुण खो देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और उदासीन होने के प्रक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अपन कहेंगे कि अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अब जो लवण और जल बनते हैं, लवण न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, तथा जो जल है वो भी न अम्लीय है न क्षारीय है। यानी अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अपने स्वयं के जो गुण होते हैं वो खो देते हैं, और इस प्रकार गुण के खोने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो परिभाषा क्या बन सकती है, लवण एवं जल, परिभाषा बनेगी परिभाषा बनेगी अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण यानी साल्ट, लवण एवं जल, लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो अभिक्रिया क्या बन जाएगी, अभिक्रिया बनेगी, उदाहरण में हो जाएगा अपने HCl प्लस NaOH, ये तो है अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपस में अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया करके ये इस प्रकार यहाँ से ये बन जाएगा। अब देखो इसने अपने इसको सूत्र नजर आता है, इसके अंदर सूत्र को सेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सूत्र नजर आता है। और वो सूत्र क्या बन रहा है, वो सूत्र देखिए बन रहा है ये बनेगा यहाँ हमारे सामने NaCl, और साथ में क्या बनेगा प्लस। देखो एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, 2 H हो गए और एक हो गया O, तो यहाँ पर बन जाएगा अपने H2O, ये हो जाएगा अपने H2O। तो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया की, ये अभिक्रिया की और बन गया NaCl प्लस H2। तो परिभाषा क्या की, अम्ल एवं, प्लस का मतलब होता है एवं, अम्ल एवं क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं।
तो क्रिस्टलन जल का मतलब होता है कि लवण के इकाई सूत्र में, यानी लवण का अणु एक ही होगा। अब उसमें परमाणु अलग अलग संख्या में हो सकता है, तो लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। अब क्रिस्टलन जल का जो उदाहरण है वो हो जाएगा, देखिए उदाहरण यहाँ पर सबसे बढ़िया उदाहरण तो है, छोटा उदाहरण कहें तो बन जाएगा आपके Na2CO3 डॉट, ये डॉट है, डॉट 10H2O। ये एक लवण Na2CO3 और 10H2O, ये बन गया लवण का एक सूत्र। अब उसके बाद में फिटिकड़ी का भी देखो, फिटिकड़ी का सूत्र बन जाएगा अपने सामने K2SO4 डॉट Al2SO4 वोल्ट्राइस, और यहाँ हो जाएगा K2SO4 डॉट Al2SO4 वोल्ट्राइस डॉट 24H2O। तो ये बन गया फिटिकड़ी का सूत्र। तो फिटिकड़ी का जो ये पूरा लवण है, इसके अंदर जल के कितने अणु उपस्थित है? इसके अंदर जल के अणु उपस्थित है 24 और इसके अंदर उपस्थित है 10। तो अपन कह सकते हैं कि लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो ये परिभाषा बन गई। बोर्ड की परीक्षा में सवाल आया हुआ है, ऐसा पूछा जाता है कि भाई क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, या एक क्रिस्टलन जल का उदाहरण दीजिए, या क्रिस्टलन जल की परिभाषा लेकर एक उदाहरण दीजिए। तो किसी प्रकार से वो पूछा जा सकता है, तो परिभाषा प्लस अपने सामने उदाहरण भी हो जाएगा। अब अम्लों और क्षारों को परिभाषित करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय में अपनी अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होता है। तो लगभग 1800 ईस्वी के आस 18 ईस्वी के अंदर 1900 ईस्वी के अंदर जो है 19वीं सदी के अंदर अपन कह सकते हैं, तो एक वैज्ञानिक हुए, उनका नाम था आरेनियस। उन्होंने बताया कि भाई अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। उन्होंने ये कहा कि ऐसा पदार्थ जो जल के अंदर H+ आयन प्रदान करता है अम्ल कहलाता है। परिभाषा क्या बनती है? ऐसा पदार्थ जो जल के अंदर H+ आयन प्रदान करता है अम्ल कहलाता है। उसी प्रकार उन्होंने क्षार की परिभाषा दी। उन्होंने कहा ऐसा पदार्थ जो जल के अंदर है OH आयन प्रदान करता है। ऐसा पदार्थ जो जल के अंदर OH- OH इनवर्स आयन प्रदान, या उसको कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? उसे क्षार कहा जाता है। तो अम्ल और क्षार की उन्होंने परिभाषा दी, ये अपने बुक में लिख रखी है। ये है अम्ल। उन्होंने क्या कहा कि ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में, ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या प्रदान करता हो? H+ आयन प्रदान करता हो, H+ आयन प्रदान करता हो। अब आयन किसे कहते हैं? ये भी वैसे आया हुआ है, 9वीं कक्षा का हमने पढ़ा था कि आयन किसे कहा जाता है। तो आयन का मतलब होता है कि यदि किसी परमाणु के ऊपर या परमाणुओं के समूह के ऊपर, यदि किसी परमाणु या परमाणु के समूह के ऊपर धन आवेश या ऋण आवेश उपस्थित हो। अब क्यों होता है? वो इलेक्ट्रॉन के त्यागने से या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से होता है। जैसे अब हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर H+ क्यों आया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया।
तो इसके अंदर बढ़ क्या गया, मतलब बढ़ गया मतलब इसमें आवेश किसका बढ़ गया, तो प्रोटॉन का बढ़ गया। तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, धनावेश। अपन जानते हैं प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धनावेश होता है। तो आयन का मतलब होता है ऐसा परमाणु, कोई भी या परमाणुओं का समूह जिस पर ऋण आवेश या फिर धनावेश उपस्थित हो, उसे आयन कहा जाता है। तो परीक्षा में ये जैसे अपने बन गया कि अम्ल किसे कहते हैं, कि ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करता हो, क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। और ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करता हो, क्या कहलाता है। तो उन्होंने अम्ल का जो उदाहरण दिया, परिभाषा बुक में लिख रखी है, उसमें अपन देख लेंगे। तो यहाँ पर जो अम्ल का जो उदाहरण दिया, वो अम्ल का उदाहरण दिया HCl, और उदाहरण दिया KCl, ठीक है। तो अब और भी अपन उदाहरण कर सकते हैं, वो है H2SO4, H2SO4। और अपन उदाहरण करना चाहें तो ये अपने और उदाहरण हो जाएगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है ये तो पोटेशियम क्लोराइड, ये तो अपने लवण है, इसको तो छोड़ दो। ये यहाँ पर अपन बात करते हैं HCl और H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार ये किसके उदाहरण है, ये अम्लों के उदाहरण हो जाएंगे। अब अपन बात करते हैं क्षारकों के उदाहरण। क्षार के उदाहरण में क्या है, जो OH- आयन प्रदान करते हैं। कैसा आयन प्रदान करते हैं, और वो कौन कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे अपने KOH, NaOH, और उसी प्रकार ये हो जाएंगे CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है। CaOH होल्टवाइज होता है, ये CaOH, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। और ये हो जाएगा आपके NH4OH, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। तो ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण अपने किसके हो जाएंगे, ये उदाहरण हो जाएंगे क्षारकों के उदाहरण। तो इस प्रकार उन्होंने ये परिकल्पना दी। इसको अपन और भी बांट सकते हैं कि प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है। तो ये प्रबल अम्ल परिभाषा तो अपने कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो जल के अंदर पूर्णतः आयनित हो जाता है। यानी HCl को यदि पानी में मिलाया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को यदि पानी में मिलाया जाएगा, तो क्या होगा, तो वो सारा का सारा वियोजित हो जाएगा। यानी H+ अलग हो जाएंगे सभी के सभी, और Cl- सभी के सभी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इस प्रकार उसका 100% पूर्णतः आयनन हो जाता है। वो अपने अपने आयनों में टूट जाता है। वियोजन का मतलब टूटना, बंट जाता है, तो उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। तो प्रबल अम्ल क्या है, वे पदार्थ या वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, उसे अपन बोलते हैं प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल के उदाहरण हमारे सामने हैं। प्रबल अम्ल का उदाहरण है HCl, H2SO4, और एक हो जाएगा आपके HNO3। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण अपने प्रबल अम्लों के उदाहरण है। ये पूरी तरह उसी प्रकार दुर्बल अम्ल अपन कह सकते हैं। इसके सामने अपन रख सकते हैं दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल तो अम्ल तो होते हैं, लेकिन वो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। तो वो कौन से हो जाएंगे, उसका सबसे बड़ी उदाहरण है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ये जो एसिटिक अम्ल है, ये अपने आयनों में पूरी तरह से वियोजित नहीं होता। ये बहुत कम मात्रा में ही वियोजित होता है। ये H+, बाकी इसके ये CH3COOH के रूप में पानी में पड़ा रहता है, कुछ H+ आयन प्रदान करता है, इसलिए यह एक दुर्बल अम्लों की श्रेणी में शामिल किया गया है। उसी प्रकार प्रबल क्षार का उदाहरण, प्रबल क्षार का वही परिभाषा बनती है, ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित होकर के OH- आयन प्रदान करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। उसके जो उदाहरण हैं, उसके उदाहरण हो जाएंगे आपके NaOH, KOH। ये जो उदाहरण है,
ये उदाहरण हो जाएंगे अपने प्रबल क्षार। ये प्रबल क्षार है, ये पूरी तरह से जल में वियोजित हो जाते हैं। अब दूसरे जो हैं वो दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ये कहलाएंगे अपने दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार के उदाहरण हो जाएंगे अपने NH4OH, CaOH वोल्टवाइज। ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण दुर्बल क्षारों के श्रेणी में शामिल होता है। तो इस प्रकार जो है आज जो हमने पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अम्ल क्षार लवण क्या होता है, अम्ल क्षारों की परिभाषा, उसके गुण, उसके उदाहरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, प्रश्न बनता है, उदाहरण की परिभाषा शामिल होनी चाहिए, अभिक्रिया शामिल होनी चाहिए, कृष्ण जल की परिभाषा प्लस उदाहरण, आर्यनीय संकल्पना में अम्ल क्षार की परिभाषा क्या है, उसके उदाहरण क्या है, दो उदाहरण कम से कम होने चाहिए, और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की परिभाषा और उसके एक एक उदाहरण। तो कॉपी में काम करना है, रिविजन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।